नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और रंग तरंग के इस खास अंक में आप सभी का बहुत स्वागत है। खास इसलिए क्योंकि हर हफ्ते हमारी कोशिश होती है कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के सबसे खूबसूरत रंगों को समेटे आपके सामने हम प्रस्तुत हो जाएं। रंग तरंग का आज का एपिसोड भी बेहद खास है। आज मुलाकात होगी हमारे खास मेहमान से जो हमारे इतिहास को जीवंत कर रहे हैं, तो वहीं वो युवा कलाकार जो आदिवासी संस्कृति को आज वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिला रहे हैं। और भी होगा बहुत कुछ, तो देर कैसी, आइए शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। आइए अब आपको लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली में हाल ही में आयोजित एक कला प्रदर्शनी में। आर्टिस्ट आशिमा मेहरोत्रा की इस प्रदर्शनी वंचना वृतांत में उन्होंने मानवीय संवेदनाओं को, समाज के विभिन्न रंगों को और मानव के जीवन के संघर्षों को कलाकृतियों के माध्यम से प्रस्तुत किया। इसमें केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी खासतौर पर शिरकत की। राजधानी दिल्ली की इंडिया हैबिटेट सेंटर की विजुअल आर्ट गैलरी में चित्रकार आशिमा मेहरोत्रा की सोलो आर्ट एग्जीबिशन वंचना एक वृतांत का शुभारंभ किया गया। दरअसल इस प्रदर्शनी का उद्घाटन खुद केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। भारतीय रेल सेवा की प्रशासनिक अधिकारी आदरणीय आशिमा जी के जीवन का दूसरा पक्ष, एक सफल ब्यूरोक्रेट होने के साथ में अपने भावों की अभिव्यक्ति को विभिन्न माध्यमों के साथ में संप्रेषित करना, और जब किसी कलाकार की कला में इतनी विविधता हो तब ये उस कलाकार की कला के प्रति और भावनाओं की गहराई जो उसके जीवन में, उसके दिल में है, जिनको वो अभिव्यक्त करना चाहते हैं, जीवन के अनकहे शब्दों को जिस तरह से उन्होंने उस वंचना को एक खूबसूरती के साथ में अभिव्यक्त किया है, मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। इस अवसर पर आए गणमान्य विभूतियों ने भी अपने विचारों से इस खास पल को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया। Wife and I had an idea that we should ask Ashima ji to do a painting for us and capture in one frame Gandhi ji, Nelson Mandela and Martin Luther King as three of the most powerful figures of recent times that symbolize peace. This is my second such exhibition visit in the span of, I think, 6 months. September we were here and मैं देख रही हूँ कितने नए पेंटिंग्स आशिमा जी ने बना डाली है इतनी कम समय में। एंड जो मंत्री जी ने कहा अभी, when you're passionate about something, when something flows from your heart, from your soul, I think you always find the time for it. मेरा एक मेन जो आज इसका इस वंचना जो ये पेंटिंग एग्जीबिशन है उसमें मेन मेरा यही वो था कि मैं उस तरफ जो अपने अंदर हम लोग एब्सेंस और लॉन्गिंग को लेके लोनली फील ना करें, बट अपने साथ वालों के साथ जुड़ें और उनको वो सपोर्ट दें जिससे कि वो पूर्ण हो। किशोर लाबर के क्यूरेशन में आयोजित इस प्रदर्शनी में कलाकारों ने अपने चित्रों के माध्यम से समाज, रिश्तों और मानवीय संवेदनाओं की विविध परतों को उकेरा। साथ ही रंगों के प्रयोग और अलग अलग शैलियों में बनी कलाकृतियां दर्शकों को सोचने और महसूस करने का अवसर प्रदान करती हैं। डीडी न्यूज के लिए अंकित मिश्रा की रिपोर्ट। हाल ही में राजधानी दिल्ली में आयोजित एक कला प्रदर्शनी में कला और चिंतन का संगम देखने को मिला। प्रदर्शनी का नाम था शेड्स ऑफ ग्रे। आर्टिस्ट दिव्यमान सिंह ने स्त्री की संवेदनाओं को अपनी अमूर्त कला के जरिए प्रदर्शित करने का एक प्रयास किया। आइए आपको दिखाते हैं इसकी एक झलक। दिल्ली के बीकानेर हाउस की मुख्य आर्ट गैलरी में कलाकार दिव्यमान सिंह की समकालीन कला प्रदर्शनी शेड्स ऑफ ग्रे का आयोजन किया गया। ग्रे रंग की विभिन्न छटाओं, बनावटों और अमूर्त दृश्यों के जरिए महिलाओं की भावनाओं, संवेदनशीलता, आत्ममंथन, स्मृतियों और आंतरिक शक्ति को अभिव्यक्त किया गया। और ये जो एग्जीबिशन हम कर रहे हैं ये विमेनहुड के ऊपर हमने दिखाया है। एग्जीबिशन का थीम है शेड्स ऑफ ग्रे। इसमें हमने दिखाया है कि कैसे
ग्रे पार्ट में अधिकतर हम रहते हैं, नॉट नेसेसरी कि वो ब्लैक एंड वाइट हो। और एक वुमेन का इमोशन, मैं एक लैंडस्केप आर्टिस्ट हूँ बेसिकली, तो मैंने इसमें वुमेनहुड के ऊपर तो मैंने बनाया है, पर मैंने इसमें कुछ भी फिगर नहीं डाला है किसी भी वुमेन का। लैंडस्केप के तौर पे मैंने दिखाने की कोशिश की है, ग्रे कलर के तौर पे। कलाकार ने स्त्री आकृतियों को सीधे चित्रित करने के बजाय वातावरण, गति और गहराई के माध्यम से उकेरा। यहाँ पे शेड्स ऑफ ग्रे में हमने 7 आर्ट वर्क्स दिखाए हैं जो मोनोक्रोमैटिक टोन्स में हैं, जिसका मतलब है 2 टोन्स में हैं, जो शेड्स ऑफ ग्रे दिखाता है। ग्रे काले और ब्लैक कलर, काले और सफ़ेद रंग के बीच के इमोशंस हैं, और जनरली औरतों को ये कहा जाता है या तो ब्लैक है या वाइट है, पर ज़्यादातर इमोशंस ग्रे एरिया में रहते हैं। जहाँ पे एक औरत की नारी शक्ति के बारे में बात किया जाए तो उसमें एंड्योरेंस है, उसमें काबिलियत ठहराव है, पीड़ा सहने की क्षमता है, प्यार है, और उसी सब को ये लैंडस्केप वर्क्स दिखाते हैं। बिकॉज जनरली हमारे आर्ट वर्क, आर्ट फील्ड में विमेनहुड को जनरली फिगर से दिखाया जाता है कि औरतों की पेंटिंग या किसी पर्टिकुलर टाइप से डिपिक्ट किया जाए, पर यहाँ पे हमने लैंडस्केप के थ्रू इसको डिपिक्ट किया है, जहाँ पे आप हर आर्ट वर्क के सामने रहेंगे तो आपको उसके इमोशंस को आप देखेंगे। ये आयोजन समकालीन कला के जरिए सामाजिक संवाद और सार्थक चिंतन को बढ़ावा देने की फाउंडेशन की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाता हुआ नजर आया। ये एग्जीबिशन आपको देखनी चाहिए। इससे पहले कि मैं इसके बारे में बात करूं, दिव्यमान ने वुमेनहुड की बात की है और अलग अलग शेड्स की बात की है। उनका जो नज़रिया है एक औरत को देखने का और उसके अलग अलग शेड्स के बारे में जिस तरह से उन्होंने ड्रॉ किया है, रिमार्केबल। मतलब ये पहले बेंगलोर गए थे इस एग्जीबिशन को लेके और अब दिल्ली आए हैं, तो दिल्ली वालों आपको मिस नहीं करना है। मतलब एग्जीबिशन बहुत, आप कहेंगे अरे बहुत सारी एग्जीबिशन होती हैं, इसमें क्या ख़ास है। देखिए, बीइंग अ वुमेन, इसमें औरत की बात है और एक मर्द के नज़रिए से है, तो ये एग्जीबिशन तो देखनी बनती है। इस श्रृंखला के माध्यम से उन्होंने संयम, दृढ़ता, स्मृतियों और उन सूक्ष्म भावनाओं को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया जो अक्सर अनदेखी रह जाती हैं। रंग तरंग, डीडी न्यूज। आज हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान हैं जो भारत के इतिहास को जीवंत कर रहे हैं। थिएटर की विरासत को आगे बढ़ाते हुए अब ये बड़े पर्दे पर 17वीं सदी के संगीत और संस्कृति को लेकर आ रहे हैं। आइए करते हैं खास मुलाकात पद्मश्री मोहम्मद अली बेग साहब से। भारत की शास्त्रीय कलाएं, भारत की कला संस्कृति आज वैश्विक मंच पर एक मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही है, और कहीं ना कहीं इसका श्रेय जाता है उन कला साधकों को जो अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं इन कलाओं के संरक्षण के लिए। ऐसे ही खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये बेहद युवा पद्म पुरस्कार विजेता हैं, पद्मश्री से सम्मानित है मोहम्मद अली बेग साहब आज हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका डीडी न्यूज़ पर इस खास बातचीत के लिए। सबसे पहले जानना चाहेंगे, आपको कला विरासत में मिली, लेकिन उस विरासत को आगे बढ़ाना आसान नहीं था। आपके पिता द्वारा आपको जो विरासत मिली, इस संस्कृति को और इस थिएटर से जुड़ी जो आपको कलाएं आपने सीखी, क्या सबसे पहली आपकी जो पहचान थी, थिएटर से बात करें या कला के किसी भी रूप से, वो हुई जो सबसे पहली पहचान? देखिए, पैदाइश मेरी थिएटर के परिवार में हुई। पिताजी खादर अली बेग साहब प्ले राइट थे हिंदुस्तानी 1970-80 में, और बचपन से ही हम ग्रीन रूम और विंग्स, ये सारा हमारा खेल का मैदान कहिए, ये था। और डाइनिंग टेबल पे जब बैठे हों तो वहाँ शेक्सपियर, मोलियर, विजय तेंदुलकर, बादल सरकार, यही बातें हुआ करती थी। तो एक माहौल था जिससे अपनी संस्कृति, अपनी हेरिटेज जिसे कहते हैं आप, मिरास उर्दू में, उसकी अहमियत जानने का मौका मिला।
अब बचपन में लड़कपन में तो उतनी तमीज़ होती नहीं है, और उमूमन होता ही है कि आप जिस विरासत में माहौल में बड़े हो रहे हो उससे थोड़ा उगता भी जाते हैं। हैदराबादी में एक कहावत है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, उस तरह। सो मुझे थिएटर से लगाव उतना नहीं था जितने मेरे बड़े भाई को था, जिन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गए बाद में। तो मैं थिएटर से हट के एडवर्टाइजिंग फिल्म्स में गया, और फिर फीचर फिल्म्स में आया, फिर वापस थिएटर में आया। एक परंपरा है, लेगेसी है। लोग सोचते हैं कि ये हर सब कुछ सिल्वर प्लेटर पे मिला, लेकिन ये एक बोझ भी होता है, एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल, और आसान नहीं होता उन एक्सपेक्टेशंस को भी उस पर भी खरे उतरना। लेकिन इसके बावजूद आपको एक सिंगल हैंडेडली हेरिटेज थिएटर को रिवाइव करने का आपको श्रेय दिया जाता है, आपको उसका जनक माना जाता है, हेरिटेज थिएटर को दोबारा जीवित करने के लिए। किस तरह से देखते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम था, आपने भी इसे मिशन की तरह लिया और फिर इस पे काम किया। इसका श्रेय जाता है पिताजी को, खादिल बेग साहब को। जैसे मैंने कहा, उनकी थिएटर देख के मेरी शुरुआत हुई, मैं बड़ा हुआ। मेरे लिए वही एक विश्वविद्यालय रहे हैं थिएटर के, कला के। उनका काम इसी तरह हुआ करता था, किलों पे और महलों में कुतुब शाही, आसिफ जाही, राजपूत डायनास्टी को स्टेज पे लाना, उनकी ज़िंदगी को पर्दे पर, स्टेज पर, रंगमंच पर पेश करना। उसी इन्फ्लुएंस से मैं जब वापस थिएटर में आया तो मेरा कंफर्ट लेवल वही था, कंफर्ट जोन जिसे कहा जाता है, हेरिटेज या हिस्ट्री, इतिहास से जुड़े हुए। और बचपन इसमें गुजरा तो हम देखते थे किस तरह के कॉस्ट्यूम बनते रहे, किस तरह के सेट, किस तरह के तलवार, भाले, बर्चे बनते हैं। ये एक तरह से हमारे लिए, हम बच्चों के लिए खिलौने भी थे। और जब बड़े होकर थिएटर में ये बनाने का एक मौका आया तो ये बड़ी एक ईजी चीज़ हो गई। मतलब इस तरह से कि जो बचपन का खेल था, मानिए, अब वो एक आपका प्रोफेशन बन चुका है। और उसको मैंने अपनी काबिलियत के मुताबिक आगे बढ़ाया। जब पद्मश्री का सम्मान नसीब हुआ, तब उसी वक्त मैंने राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी को जब उन्हें कंधे पर हाथ रख के कहा कि यू आर डूइंग अ गुड जॉब, मैंने कहा सर ये मेरा नहीं है, ये दिस बिलोंग्स टू माय फादर। मैं सिर्फ एक कुरियर बॉय हूँ जो दिल्ली से हैदराबाद से ले जा रहा हूँ। और यही मेरा मानना रहा कि आप जहाँ कला की सेवा करते हैं, इतिहास से जुड़े हुए, तारीख से जुड़े काम करते हैं, वहाँ हमें ज़रूरी है कि अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त या बुज़ुर्गों का सबक जो हमें मिलता है उसका सम्मान करें। जब कोई थिएटर का मंझा हुआ कलाकार बड़े पर्दे पर या छोटे पर्दे पर आता है, कैमरे के आगे आता है, तो क्या उसकी कश्मकश होती है, या कितना मज़ा आता है, या फिर उस समय कितना चैलेंजिंग होता है? एक्टर के लिए सारे मीडियम चैलेंजिंग होते हैं। फिल्म बड़ा टेक्निकल मीडियम है, माध्यम है। रंगमंच बहुत ही इंटेंस माध्यम है। वही एक माध्यम है जहाँ एक कलाकार या अदाकार कसौटी पे उतरता है। अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन लें तो जब आप थिएटर कर चुके हैं इतने साल दुनिया भर में, दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो कैमरे के सामने आना थोड़ा आसान हो जाता है और थोड़े कॉन्फिडेंस से आप आ जाते हैं कि भाई वहाँ तो हम घंटा डेढ़ घंटा अकेले स्टेज पे परफॉर्म करते हैं और जब ऑडियंस सामने होती है, लेकिन यहाँ तो हम कुछ भी कर सकते हैं नाचने गाने के अलावा। ये थिएटर एक्टर को थोड़ा सा अचंभा रहता है कि भाई वी आर एक्टर्स और ये नाच गाना, स्टंट्स वगैरह थोड़े से उसमें महारत होती नहीं है हमारी। लेकिन संगीत आपकी नई फिल्म का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। चांद तारा एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म के साथ एक बार फिर मोहम्मद अली बेग साहब दर्शकों के बीच आ रहे हैं। थोड़ा इस फिल्म के बारे में बताइए, कितनी मेहनत गई इस फिल्म में, किस कॉन्सेप्ट के साथ, सपने के साथ इस फिल्म की शुरुआत हुई, और क्या कुछ दर्शक इससे एक्सपेक्ट करेंगे? सालों पहले एक प्ले किया था हमने, तारामती द लेजेंड ऑफ एन आर्टिस्ट करके, इसी सब्जेक्ट पर। 17वीं शताब्दी में तारामती नाम की दक्षिण भारत में गोलकुंडा राज जहाँ था, हैदराबाद पहले गोलकुंडा कहलाता था, वहाँ तारामती नाम की एक लेजेंडरी सिंगर थी
जिसकी याद में एक 300 साल 350 साल इमारत वहाँ पे है, तारामती बारादरी करके। पहली बार जब मैं बारादरी उस इमारत को देखा तो जहन में ये आया कि देखिए, ताजमहल बनाया गया एक शहंशाह ने बनाया अपनी बेगम के लिए, जो महारानी थी, क्वीन थी। चार मीनार बनाया गया कुली कुतुब शाह जो रूलर थे भागमती के लिए। मतलब आपके किसी परिवार या लव इंटरेस्ट के लिए ये बनाई गई थी उनकी याद में। तारामती बारादरी बनाई गई है एक कलाकार की याद में, उनकी स्मृति में, जो न सुल्तान की बेगम थी न माशुका। तो मतलब सुल्तान भी एक शायर थे, अब्दुल्ला कुतुब शाह, जो छठे सुल्तान थे कुतुब शाही डायनास्टी के, गोलकुंडा राज के। तारामती की याद में, उनकी शान में एक इमारत बनाई गई जो आज हम देख रहे हैं। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। और चांद तारा हमें उस दौर में ले जाता है, उस बीते हुए दौर में ले जाता है। वो कैसा मुमकिन हुआ कि उसी दौर को, उस नॉस्टैल्जिया को, उसी एम्बियंस को रिक्रिएट करना। और हम देखेंगे जो दक्षिणी भारत का जो दक्षिण है या आपका हैदराबादी संस्कृति, उसकी भी बहुत ही खूबसूरत झलक इस फिल्म में दिखा रहे हैं आप। कैसे उसे कैप्चर करना कैमरे पर और उसको पोर्ट्रे करना, ये भी आपके लिए एक बड़ा काम था। चैलेंज होता है जब आप पीरियड सब्जेक्ट लेके उतरते हैं रंगमंच पे या पर्दे पर, क्योंकि हर चीज़ को रिसर्च करनी पड़ती है बनिस्बत आजकल के आप मॉडर्न कंटेम्प्रेरी स्टोरीज़ करें तो मेरे साथ ये होता है कि हर चीज़ ऑथेंटिक होना ज़रूरी है। और निर्देशक होने के बावजूद मेरा मानना ये है कि हर डिपार्टमेंट में, थिएटर और फिल्म के, एक निर्देशक का इन्वॉल्व होना ज़रूरी होता है, चाहे वो डेकर आर्ट हो या कॉस्ट्यूम हो या म्यूज़िक हो। परफॉर्मेंसेस में तो आपका इन्वॉल्वमेंट रहता ही है, तो हर चीज़ रिसर्च की जाती है। और चांद तारा के लिए हमने ना सिर्फ कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी, डेकर आर्ट रिसर्च किया, बल्कि क्योंकि ये एक म्यूज़िक बेस्ड है, ये गायिका हैं, सुल्तान खुद एक शायर थे, तो बड़ी पोएटिक लिरिकल फील हमने दी है इस फिल्म को। आपने देखी होगी इस ट्रेलर में, गाने हैं बड़े अच्छे। तो ये भी रिसर्च करना ज़रूरी था मेरे लिए कि उस ज़माने में 17वीं सेंचुरी में किस किस्म के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते होंगे, कौन सी राग उस ज़माने में पॉपुलर थी, गायिका गाते थे। कई राग ऐसे हैं जो 17वीं सेंचुरी के बाद आए, कई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बाद में आए। माना ये जाता है कि हर मुसलमान राजा के दरबार में कथक नचाया जाता था, ये सही नहीं है। हर उस दरबार में सरोद बजाया जाता था, ये ज़रूरी नहीं है। यू नो, बाज़ डांस फॉर्म्स का एग्जिस्टेंस 17वीं सेंचुरी में था नहीं। कुचिपुड़ी खुद आया बाद में। आंध्र नाट्यम नाम का एक आर्ट फॉर्म था, डांस फॉर्म। अब्दुल्ला कुतुब शाह ने एक गांव कुचिपुड़ी नाम का गायिकाओं के लिए दे दिया था ताकि वो बेघर ना रहे, क्योंकि वो कनौसर थे आर्ट के, खुद कला को परखने वाले, उसकी प्रशंसा करने वाले, बढ़ोतरी करने वाले थे। उन्होंने कुचिपुड़ी नाम का एक गांव दे दिया। तो उसके बाद यहाँ जो भी मतलब वहाँ से डांसर निकलते हैं, आर्ट फॉर्म खुद कुचिपुड़ी के नाम से मशहूर हो गए, जानने लगा। तो रिसर्च बहुत ज़रूरी है, चैलेंजिंग तो होता है। और मेरे लिए थिएटर में अगर इन चैलेंजेस का सामना ना करना पड़े तो मेरे लिए थिएटर नहीं है। बहुत शुरुआत से ही आपने संस्कृति को समझा, अपनी जड़ों से जुड़े रहे और अपनी संस्कृति को पूरे विश्व में ले जाने का आपका एक प्रयास रहा। किस तरह से देखते हैं, ऐसी भी क्या चीज़ है जो अब और, क्योंकि हैदराबादी थिएटर को रिवाइव आपने किया, आज हम देख रहे हैं कि थिएटर को भी दर्शक मिलने लगे हैं और उसकी ज़मीन मजबूत हो रही है। और क्या आप आगे की राह देखते हैं, किस तरह से, और आप एक कला साधक के रूप में अभी भी क्या चीज़ है जो आपको चैलेंज करती है और आप चाहते हैं कि ये भी मुझे करना है? जैसे मैंने कहा, एक सेकेंड जनरेशन थिएटर एक्सपोनेंट हूँ मैं। मुझे इस बात का अच्छा अंदाज़ा है कि होल इन द पॉकेट क्या होता है, थिएटर किस तरह की जाती है, थिएटर करने वालों को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। और आज जब मैं थिएटर करता हूँ तो एक इस एजेंडा से करता हूँ कि थिएटर करने वाले बेचारे ना कहलाए। जितनी डिग्निटी, जितनी इज्जत एक क्लासिकल म्यूजिशियन को या एक रॉक म्यूजिशियन को या एक आईपीएल प्लेयर को या एक मूवी स्टार को होती है, उतनी ही इज्जत
उतना ही स्टेटस एक थिएटर करने वाले को मिले। युवा पीढ़ी का रुझान देख रहे हैं आप? क्या आप सहमत है? एक अच्छी बात ये होती है कि ऑडियंस में मेरे 1000-1200 लोग तो आ ही जाते हैं। 16 साल से लेकर 70 साल तक की ऑडियंस होती है। मेरा हमेशा यही सोचना रहा कि भाई जो 40-50 के ऊपर का दर्शक गण है वो तो थिएटर में इनिशिएटेड है। शेक्सपियर पढ़े होंगे, बर्नार्ड शॉ पढ़े होंगे, कालिदास पढ़े होंगे, तेंदुलकर, सरकार सभी पढ़े होंगे, लेकिन जो 14, 16, 18 साल के वो थिएटर आगे ले जाएंगे कैसे? तो मेरी थिएटर में काविश यही रही है, प्रयत्न यही रहा कि मैं उनको पिच करूं ताकि थिएटर का फ्यूचर हो, भविष्य हो। ये नहीं कि हम सीनियर लोगों के लिए थिएटर कर रहे हैं और एक 12-15 लोग वाह वाह करें और फिर यंगस्टर्स अपने टिकटॉक और इस पर हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है थिएटर बनाने वालों को, फिल्म बनाने वालों को कि वो ऑडियंस की इज्जत करें। ये सोचें कि आज अगर 1 घंटा या 1.5 घंटा आपका प्ले देखने के लिए लोग 2-2.5 घंटे रोड पे गुजारते हैं वेन्यू पहुंचने के लिए, तो वहाँ उनका कोई टेक अवे होना चाहिए। और ये डिग्निटी एक थिएटर प्रैक्टिशनर के लिए मेरा एक ख़ास प्रयत्न रहा है लाऊं, और टचवुड कुछ हद तक हम कामयाब हुए। काफ़ी यंगस्टर्स देखने आते हैं। एक जगह जहाँ लोग आके, हम बड़ा फेस्टिवल करते हैं हैदराबाद में, खादर अली बेग थिएटर फेस्टिवल, बाबा की श्रद्धांजलि के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ, जो 20वें साल में है, अनस्टिंटेड। कोविड के 2 साल भी हम करते रहे लाइव। यहाँ एक तरह की ऑडियंस होती है जो आके कहती है कि बेग साहब ये हमारा 10वां साल है या 12वां साल है या 15वां साल है। दूसरी तरफ लोग आके कहते हैं कि सर दिस द फर्स्ट टाइम वी हैव वॉच्ड थिएटर। पर आपको ये भी लगता है कि इतने जब आजकल टेक्निक आ गई है, ओटीटी, जितने अलग अलग मीडियम्स आ गए हैं, थिएटर को लेकर लोगों का रुझान बना रहेगा? उसको लेकर जो उसका प्यार है वो ख़त्म नहीं हो? शौकीन है वो तो आएंगे थिएटर देखने। अब देखिए आप जो ट्रेलर आपने देखा है, जो फिल्म देखा है, बेसिकली थिएटर के लोग हैं उसमें, सारे एक्टर्स, बैक स्टेज को सारा थिएटर का है। उसका प्रेमाइज एक थिएटर है, उसका रिस्पॉन्स आपने देखा। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ टचिंग होती है, आपके मन को छुए, आपके दिल को छुए, वो हृदय को भाए, फ़र्क नहीं पड़ता किस माध्यम का है। और जो लोग वाक़ई नाटक देखना चाहेंगे वो तो आएंगे, देखेंगे, भले कितने और मीडिया वहाँ हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने, समय निकालने के लिए। यकीनन ये कलाकार ऐसे हैं जिनकी यात्रा अभी भी जारी है। इन्होंने माध्यम बदला लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहे, और कला के प्रति जो इनका समर्पण है, जो प्रेम है, वो आज भी हम देख सकते हैं। और यही वजह है कि मोहम्मद अली बेग की जो जर्नी है, जो सफ़र है, वो हमारे लिए बेहद प्रेरणादायक हो जाता है। तो ये थे हमारे आज के खास मेहमान। यकीनन ये वो कला साधक हैं जो अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं भारत की कलाओं के संरक्षण हेतु, और ऐसे में जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। रंग तरंग के माध्यम से हमारा भी यही प्रयास है कि हम आपको भारत की इन कला संस्कृति से, समृद्ध विरासत से यूं ही जोड़े रखें। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।